ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं मैडम क्लास आज की। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको जैसा कि पता होगा कि हमने जब एडमिशन वाला या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुरू किया था, उस समय आपको ये बताया था कि हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया है, इस टॉपिक का नाम ये क्या है? एक्चुअल में टॉपिक क्या था पूरा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको ये बताया था, आपके टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं, 3 चैप्टर, हाँ 4 चैप्टर दिए हुए हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। उन 4 चैप्टर्स को बेसिकली हम 3 टॉपिक्स में कवर करते हैं। पहला टॉपिक फंडामेंटल्स, सेकंड टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फंडामेंटल्स वाला आपका पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर था, जो कि आपका बुक का सेकंड चैप्टर था। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन की 5 कंडीशंस पढ़ी थी। उन 5 में से 4 कंडीशंस आपकी बुक में दी हुई है। वो 4 कंडीशंस क्या क्या थी बेटा? सबसे पहले क्या था? चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो भी हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। और थर्ड क्या था? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और फोर्थ था डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट और डेथ जो है ना, वो दोनों हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 है। एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर कौन सा है? जो हमारा 4 है। अब रिटायरमेंट होता क्या है? रिटायरमेंट का मतलब कि जब एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाने की इच्छा रखे, वो क्या डिसाइड करे कि मुझे अब आगे फ्यूचर में इस फर्म में काम नहीं करना है। रीजन कुछ भी हो सकता है, इलनेस, ओल्ड एज, बीमारियां हो गई उसको, या कोई मतलब वृद्धावस्था आ गई, या उसको कहीं किसी और जगह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन उसने क्या डिसाइड किया है कि अब वो उस फर्म के अंदर क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। उसने उस फर्म को छोड़ने का डिसीजन ले लिया है, और वह क्या कहलाता है? रिटायरमेंट कहलाता है। तो यहां पर एक हम सिंपल सी बात करें कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो फर्म से क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं आज आया कल से नहीं आ रहा मैं, कल से मुझे रिटायर माना जाए, नहीं। उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो उसको सर्व करना पड़ेगा, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। अब ये भी सिचुएशन क्या कहलाएगी रिकॉन्स्टिट्यूशन की? क्योंकि इस केस में भी क्या होगा? ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म नहीं कह रहा हूं मैं, केवल पार्टनरशिप बंद मानी जाएगी, और उसकी जगह नई पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बट द फर्म कंटिन्यूज, फर्म चलेगी, एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। और रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? नई पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है यहां तक? सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन क्या लिखा है कि अब जब पार्टनर रिटायर होगा, देखो ध्यान से समझना, जब हमने पढ़ा था कि एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो अपने साथ कुछ पैसा लेके आता है, पैसे के रूप में 2 अमाउंट लेके आता है। कौन कौन से 2 अमाउंट थे बताएंगे एक बार? एक तो कैपिटल लेके आता है और एक शेयर इन गुडविल। कैपिटल क्यों लेके आता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। शेयर इन गुडविल क्यों लाता है? फ्यूचर प्रॉफिट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वैसे भैया जब आदमी रिटायर होगा तो उसने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो लेके भी जाएगा। तो जब पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो अपने साथ वो कुछ पैसा लेके जाता है, और रिटायरिंग पार्टनर को उस फर्म में से क्या क्या, किन किन चीजों पर उसका पूरा अधिकार है? सबसे पहला अधिकार उसकी कैपिटल पे तो है ही, कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस इनके ऊपर तो उसका अधिकार है ही। दूसरा, गुडविल में जो शेयर बनता है उसका, वो भी तो वो लेके जाएगा। जैसे नया पार्टनर आएगा, ध्यान समझना, नया पार्टनर आया तो वो अब तक जो पार्टनर्स थे उन्होंने मेहनत करके जो फर्म की गुडविल बनाई है, उसकी वजह से जो नए पार्टनर बेनिफिट ले रहा, उसके बदले उसने पेमेंट किया था ना। वैसे ये जो जा रहा है, इसने अब तक फर्म में काम किया है, इसकी मेहनत से जो फर्म की गुडविल बनी है, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा अब आगे जाकर? अब तक तो इसको भी मिल रहा था, लेकिन आगे जाकर किसको मिलेगा? केवल रिमेनिंग पार्टनर्स को ही तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? केवल और केवल रिमेनिंग पार्टनर्स को ही क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या करेगा? वो पैसा भी अपना लेके जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो वही लिखा है कि अ रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। क्या क्या?
सबसे पहले गुडविल में शेयर, क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वो हमें आता है, फर्म की गुडविल वैल्यूएट करना तो आता है ना अपने को, सेम है। एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में जो भी शेयर है वो उसके कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर? आगे शेयर्स एंड रिजर्व्स, जो फर्म के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, उसके ऊपर भी उसका अधिकार है या नहीं है? होगा ना, क्योंकि उसने कमाए हैं ना, वो जा रहा है तो क्या है, जा रहा है जब तक के जो प्रॉफिट कमाए हैं उसने, जो अब तक नहीं बांटे गए, वो जाने से पहले वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा। तो वही लिखा है कि रिजर्व्स आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, ये पता है ना अपने को, रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट जिनको अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। देखो ये चीजें सारी वही है जो अब तक मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन की तरह मान के चलें, है ना, नया कुछ भी नहीं आएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ लिया मतलब रिटायरमेंट वाला चैप्टर 80% हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। सो हेंस द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज आल्सो क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। क्लियर? और क्या देना है उसको, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वही बात है ना, ओल्ड पार्टनर ही तो है ना रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कोई न्यू पार्टनर थोड़ी ना है। तो रिवैल्यूएशन करते हैं जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है उस पर अधिकार किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो रिटायरिंग पार्टनर भी तो क्या है, एक ओल्ड पार्टनर, तो उनके ऊपर इसका भी अधिकार माना जाएगा, तो इसलिए ये भी उसको दे दिया जाएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड on the date of retirement, partner's share of profit is credited or the loss is debited to his capital account, सिंपल सा लॉजिक है जो अब तक करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पे तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम कैपिटल क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट को, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वही करने के लिए हमको अब कहा गया है। क्लियर? और बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है, टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो जो जाएगा तो पैसा कैसे देना है, या तो उसको पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ दे दिया जाएगा, 100% अमाउंट उसको एक साथ कैश में दे दिया जाएगा, और अगर कैश में नहीं देंगे तो उसके पैसे को क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब आप यहां पर इसको यूं समझ सकते हो बेटा, देखो पेमेंट टू, मैं यहां पर आउटगोइंग लिख रहा हूं क्योंकि चाहे रिटायरिंग हो चाहे डिजीज्ड हो, डिजीज्ड का मतलब है बेटा मरा हुआ साझेदार, है ना, चाहे आउटगोइंग पार्ट मतलब आउट दोनों बाहर गए ना फर्म से, तो पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, इसके दो तरीके हमने देखे हैं। तरीके वैसे कितने होते हैं, 3, इसको आगे मैं डिटेल में वापस बताऊंगा, लेकिन अभी हमको यहां पर ध्यान से समझना है। तरीके वैसे कितने होते हैं, 3, है ना, डिटेल में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से। पहला लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट का मतलब क्या है, एक मुश्त भुगतान। वो रिटायर हो रहा है जिस दिन, उस दिन उसका जो भी बैलेंस बनता है वो पूरा का पूरा उसको एंड टू एंड पेमेंट कर दो। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाती है, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। ये चीज क्लियर है। सेकंड केस क्या होता है यहां पर, पेमेंट बाय ट्रांसफरिंग टू लोन अकाउंट। मतलब अभी जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको पेमेंट नहीं दिया है, क्या कहा है कि भाई आपको आगे पैसा दे दिया, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे अगर, तो एक तरीके से वो क्या बन जाएगा, फिर फर्म के ऊपर लोन बन जाएगा। क्योंकि लोन क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति फर्म का पार्टनर नहीं है, रिटायर हो गया ना वो, तो अब बाहर का, तो वो इनसाइडर नहीं रहा, अब क्या हो गया, वो आउटसाइडर। और आउटसाइडर व्यक्ति का क्या होता है, पैसा अगर हमारे पास है तो वो क्या कहलाएगा फर्म के लिए, लोन कहलाएगा। बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, प्रश्न में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी हो, लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहां पर 6% मानी जाती है। आपको सब 6% तो केवल पार्टनर्स के लिए है, पर वो कभी पार्टनर था
इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर जो रिटायर हुआ है पार्टनर वाली लोन एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है ना। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या आउटगोइंग पार्टनर लिखते हैं, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा, कई बार क्या होता है, इसकी जगह थर्ड मैंने और बताया, पेमेंट बाय एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ये भी ध्यान रखना। एन्युटी सस्पेंस क्या होता है, एक नई चीज आ गई है ना, इसलिए तो 80% ही कहा था, 20% तो पढ़ेंगे ना, कुछ तो नई चीजें। अब एन्युटी सस्पेंस क्या होता है, ये आगे जाकर जब पेमेंट वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी आप ये ध्यान रखो सिर्फ कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके लिए एंट्री क्या करे थे अब तक हम, तो आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री होगी बेटा, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ये तरीका होता है पेमेंट का। तो या तो उसको पूरा पैसा एक साथ दे देंगे या टुकड़ों में आगे जाकर दे दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या लिखा है, जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट पढ़ा था ना वहां पर, वैसे हम कहां पढ़ेंगे, हमने एडमिशन में भी कुछ एडजस्टमेंट पढ़े थे, वैसे रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। अब देखो जो फर्स्ट पेज पे जितने भी एडजस्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये सारे रिटायरमेंट में भी आएंगे और ये सारे कहां पर आएंगे, डेथ में भी आएंगे। कौन कौन से, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी सब पढ़ा हुआ है हमारा। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पे चलेगा केवल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, क्योंकि यहां पर कुछ लेके नहीं आ रहा ना, नहीं लेके आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री होनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो नया मेथड है वो केवल क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो हमने कहां पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये सब पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमारा पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। सिर्फ क्या नहीं पढ़ा हुआ, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, एक तो ये पढ़ना है अपने को। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ कितने एडजस्टमेंट बचे, एक। और ये जो कैलकुलेशन है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी थोड़ा नया है, थोड़ा इसमें भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। विशेष चेंज नहीं है, एडमिशन आता है तो ये भी आ जाएगा। एडमिशन के टाइम का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने आते हैं ना, तो इसमें भी कोई बहुत विशेष बात नहीं है। सिर्फ एक बात विशेष है जो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वो टफ पड़ता है। ठीक है, क्या है, और डेथ के टाइम पर कुछ एडजस्टमेंट और होते हैं, डेथ के टाइम पर कुछ एडजस्टमेंट्स और होते हैं। वो क्या है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। अब ये क्या है, देखो थोड़ा सा मैं बताता हूं कि आदमी की रिटायरमेंट की डेट तो क्या होती है, वो फिक्स कर सकता है ना फिक्स। रिटायरमेंट की डेट तो क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है कि साहब मुझे इस डेट को रिटायर होना है। इसलिए सामान्यतः कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है ना, तो वो फर्म की लास्ट डेट को रिटायर होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि बीच में मिड द ईयर वो रिटायर हो, लेकिन मरने की कोई डेट थोड़ी ना होती है, सब पहले से फिक्स हो कि वो आदमी उस डेट को मरेगा। उसकी डेथ की कोई आदमी कोई भविष्यवाणी करवा ले किसी पंडित जी से पूछ के, साहब पंडित जी मेरी मृत्यु किस दिन होगी, तेरी मृत्यु इस दिन होगी, उसके पहले सारे काम करवा लेना। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो मतलब पंडित ने मारा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए ना, पंडितों के काम भी यही है ना। हाँ ठीक है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ डिजीज्ड पार्टनर।
जो मरा हुआ पार्टनर है उसकी कैपिटल को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या शुरू करें बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको रीड मत करो, आप बिल्कुल भी रीड मत करो, थ्योरी में क्या लिखा है ये आप अपने हिसाब से घर पे पढ़ लेना। मेरी गारंटी पढ़ते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं और उन क्वेश्चंस के बेस पर मेरी गारंटी कि आपको पूरा का पूरा नया टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है ध्यान देना। उसके पहले बस एक बात आप ध्यान से समझो, सिर्फ और सिर्फ एक बात, और वो क्या है, वो ये है। क्या लिखा है, जनरली इट इज अज्यूम्ड, जनरली लिखा है ना, जैसे हमने वहां पे भी जनरली लिखा था एडमिशन के टाइम पर भी, कि ओल्ड आउटगोइंग पार्टनर तो क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सब कुछ छोड़ के जा रहा है ना वो तो, और रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। क्लियर। इसी तरह से आप समझिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, कि अंकित, मोहित और दीपक 3 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है बेटा, अंकित, मोहित और दीपक। तीनों किस रेशो में पार्टनर है, 2:1 में। क्लियर है यहां तक। मोहित रिटायर हो गया, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, और हिज शेयर इज टेकन बाय दीपक। मोहित का शेयर किसने ले लिया, तो क्या करो, मोहित के शेयर को दीपक के शेयर में जोड़ दो। भाई अब नया रेशो किसका होगा, अगर मोहित रिटायर हो गया तो नया रेशो किसका होगा, अंकित का और दीपक का ही होगा ना। रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहां पर, इस केस में रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मोहित, तो और रिमेनिंग पार्टनर कौन है, अंकित और दीपक। तो न्यू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अंकित, मोहित, दीपक, न्यू पार्टनर्स अंकित और दीपक। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक, क्लियर है ये चीज। तो अब अगर पूरा का पूरा मोहित का शेयर किसने ले लिया, दीपक ने, तो मोहित के शेयर को क्या करो, दीपक के शेयर में ऐड कर दो। तो इस केस में नया रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा अपन, कि अब अंकित का शेयर जितना पहले था उतना ही, मतलब 2/5, दीपक का शेयर पहले कितना था 1/5, इसको मोहित का शेयर भी मिल गया जो कितना था 2/5, तो क्या हो गया, तो न्यू रेशो क्या हो गया, अंकित रेशो दीपक 2:3। किस किस को डाउट है इसके अंदर, मधु, नेहा और टीना 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो है 5:3:2। क्या रेशो बेटा उनका, 5:3:2। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेन रेशो कैलकुलेट करना है इफ मधु रिटायर्स, इफ नेहा रिटायर्स, इफ टीना रिटायर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा कि अगर मधु रिटायर होगी तो नया गेन रेशो और न्यू रेशो किसका होगा, नेहा का और टीना का, और क्या रेशो होगा बेटा 3:2। अगर नेहा रिटायर होगी तो न्यू रेशो किसका होगा, मधु का और टीना का, जो क्या हो जाएगा 5:2। और अगर टीना रिटायर होती है तो नया रेशो किसका होगा, नेहा का और मधु का। नहीं, अगर टीना रिटायर होगी तो नया रेशो किस किसका होगा, कौन कौन पार्टनर है ये, मधु, नेहा और टीना, तो नया रेशो किसका होगा, मधु का और नेहा का। मधु रेशो नेहा, और क्या हो जाएगा बेटा ये 5:3। ठीक है, सबका सही होगा बेटा ये क्वेश्चन। तो कि अलका, हरप्रीत और श्रेया 3 पार्टनर है, 3:2:1 में। अलका रिटायर हुई और उसका शेयर हरप्रीत और श्रेया ने किस रेशो में ले लिया, 3:2 में गेन कर लिया उन्होंने। क्या हो जाएगा यहां पर, हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, गेन। हरप्रीत का गेन क्या होगा 3/6 इंटू 3/5, श्रेया का गेन 3/6 इंटू 2/5, यही होगा ना बेटा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये 3/10 और 3/15। गेन रेशो हमसे पूछा नहीं है, अब क्या करें हम, न्यू रेशो कैलकुलेट करें। तो हरप्रीत का न्यू रेशो क्या होगा, ओल्ड प्लस गेन होगा ना बेटा। तो हरप्रीत का ओल्ड शेयर क्या है बेटा
2/6 प्लस गेन 3/10, एलसीएम कितना आएगा 30, एलसीएम कितना आएगा बेटा 30, तो 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 9, 19/30। श्रेया का ओल्ड रेशो 1/6 प्लस गेन 3/15, 30, 5 प्लस 6 11/30, ये रेशो हो गया 19/11। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दो कि मुरली, नवीन और ओम प्रकाश 3 पार्टनर है 3/8, 1/2 और 1/8 में। मुरली रिटायर हुआ एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। मतलब मुरली के शेयर का, मुरली का शेयर क्या है 3/8, 3/8 का 2/3 तो किसको दे रहा है वो, नवीन को, और रिमेनिंग कितना बचा 1/3, रिमेनिंग कितना बचेगा 1/3, वो किसको देगा बेटा, वो ओम प्रकाश को। न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर भी हम गेन कैलकुलेट करते हैं। नवीन का गेन क्या होगा 3/8 का 2/3 और ओम प्रकाश का 3/8 का 1/3, कितना हो जाएगा 2/8 और 1/8 गेन हो गया। और इनका गेन रेशो क्या हो गया, नवीन का और ओम प्रकाश का 2:1। गेन रेशो क्या हो जाएगा बेटा 2:1। अब नवीन का न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो नवीन का ओल्ड शेयर क्या है 1/2, नवीन का ओल्ड शेयर क्या है बेटा 1/2 दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, प्लस 2/8, एलसीएम आ जाएगा 8, 4 प्लस 2 6/8। ओम प्रकाश का न्यू शेयर क्या है बेटा, सॉरी ओल्ड शेयर क्या है 1/8 प्लस 1/8 2/8, तो ये हो जाएगा 6:2 और 3:1। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है आपका। क्या लिखा है, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश 4 पार्टनर हैं। हमसे कह रहा है रेशो क्या है इनका 3:2:1:4। कुमार रिटायर हो गया और उसका शेयर लिया केवल लक्ष्य ने और मनोज ने 3:2 में। हमें न्यू रेशो पता करना है और गेन रेशो पता करना है। तो गेन तो केवल किसका होगा, लक्ष्य का और मनोज का। रिटायर कौन हुआ बेटा, कुमार। कुमार का शेयर कितना था 3/10, कुमार का शेयर कितना है 3/10, तो 3/10 को 3:2 में एक्वायर किया गया है। तो लक्ष्य का गेन आ जाएगा 3/10 का 3/5, मनोज का गेन आ जाएगा 3/10 का 2/5। ये कितना हो जाएगा 9/50 और ये हो जाएगा 6/50। गेन रेशो हो गया 9:6, मतलब वही 3:2। वैसे भी गेन रेशो में क्वेश्चन में गिवन था। अब न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखो लक्ष्य का ओल्ड शेयर क्या था बेटा 2/10, इसमें इसका गेन कितना है 9/50, एलसीएम हो गया 50, 5 10 प्लस 9 19/50। मनोज का ओल्ड शेयर कितना था 1/10 प्लस गेन था इसका 6/50, 50, 5 प्लस 6 11/50। अच्छा नरेश का जितना था उतना ही अभी भी, नरेश का पहले कितना था 4/10 इंटू 5/5 50 बनाने के लिए, तो ये हो गया 20/50। न्यू रेशो आ गया 19:11:20। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबका? कोई डाउट है इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है 3:2 में रंजना रिटायर हो गई और साधना और कामना का न्यू रेशो दे रखा है 5:3। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, गेन रेशो। गेन का फॉर्मूला क्या है न्यू माइनस ओल्ड। तो साधना का न्यू क्या है बेटा 5/8 और साधना का ओल्ड कितना था 3/9, एलसीएम हो जाएगा 72, 45 माइनस 24, 21/72। यही होगा ना बेटा। उसके बाद बात करते हैं कामना। कामना का ओल्ड शेयर सॉरी न्यू शेयर 3/8 और ओल्ड शेयर कितना था 2/9, एलसीएम 72, 27 माइनस 16 11/72। तो गेन रेशो हो गया 21:11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें।
क्या दिया है, अनीता, जया, निशा, 3 पार्टनर है, 1:1:1 मतलब इक्वल पार्टनर है। जया रिटायर हो गई और अनीता और निशा का न्यू रेशो दे रखा है 4:3। गेन रेशो पूछा है आपसे, न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाना है। तो अनीता का न्यू शेयर 4/7, ओल्ड शेयर 1/3, निशा का 3/7, ओल्ड शेयर 1/3, एलसीएम 21, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 ही है ना, 5/21, 21, 9 माइनस 7, 2/21, सेक्रीफाइस रेशो आ गया बेटा 5:2। ठीक है, यहां तक देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आजाद, विजय और अमित। आजाद, विजय और अमित 3 पार्टनर है, 1/4, 1/8 और 10/16 में। एलसीएम लो 16, 4:2:1। क्या हो जाएगा बेटा, 4:2:1। इनका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, ये है ना बेटा। आगे देखते हैं अब हमें, तो 10 लिखें इसको, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमसे क्या पूछा है बेटा, अगर आजाद रिटायर होता है, विजय रिटायर होता है, तो क्या पूछा है, न्यू रेशो पूछा है। ठीक है, अब अगर आजाद रिटायर होगा तो न्यू रेशो क्या होगा बेटा, किस किस का होगा बोले तो न्यू रेशो, विजय रेशो अमित। क्या है रेशो, क्या है इनका 4:2:10। इसको फिर इजी लिख सकते हैं अपन 2:1:5। क्या आ जाएगा बेटा ये 1:5। अगर विजय रिटायर होगा तो किस किस का होगा, आजाद रेशो अमित, जो क्या हो जाएगा 2:5। और अगर अमित रिटायर होगा तो आजाद रेशो विजय, जो क्या हो जाएगा 2:1। ये लो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अनु, प्रभा और मिली 3 पार्टनर है। अनु क्या हो गई, रिटायर हो गई। हमें फ्यूचर रेशो पता करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, और गेन रेशो भी पता करना है कि इफ दे अग्री टू अक्वायर हर शेयर, अगर उसके शेयर को या तो 5:3 मिले केस नंबर 1, या वो कैसे लेते हैं इक्वल। तो ये 2 अलग अलग केसेस हो गए। केस नंबर 1 में सबसे पहले क्या पता करें बेटा अपन, गेन 1 है ना। प्रभा का कितना हो जाएगा, कितना शेयर था उसका 1/3, तो 1/3 इंटू 5/8 और 1/3 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 5/24, ये हो जाएगा 3/24। न्यू रेशो पता करते हैं। प्रभा का ओल्ड शेयर क्या है बेटा 1/, अच्छा इक्वल थे पार्टनर्स, इक्वल थे ना पहले, 1/3 प्लस 5/24, एलसीएम 24, 8 प्लस 5 13/24, 1/3 प्लस 3/24, 24, 8 प्लस 3 11/24, 13:11। ये हो गया केस नंबर 1। अब इसी में हम कौन से केस पे बढ़े बेटा अपन, केस नंबर 2 पर। इसमें इक्वली लिया जा रहा था, तो 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2, 1/6 और 1/6, 1/3 प्लस 1/6, 6, 2 प्लस 1, 3/6, 1/3 प्लस 1/6, 6, 2 प्लस 1, 3/6, 3:3, 1:1। ठीक है, कि राहुल, रॉबिन और राजेश 3 पार्टनर है 3:2:1 में। हमें न्यू रेशो पता करना है। अगर राहुल रिटायर हुआ, रॉबिन रिटायर हुआ, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
अगर राहुल रिटायर होगा तो न्यू रेशो किस किस का आएगा बेटा? रॉबिन का और राजेश का। रॉबिन रेशो राजेश, और क्या हो जाएगा बेटा ये रेशो? 2:1। अगर रॉबिन रिटायर होता है तो राहुल रेशो राजेश, और जो क्या हो जाएगा? 3:1। और अगर राजेश रिटायर होता है तो राहुल रेशो रॉबिन, जो क्या हो जाएगा? 3:2। आगे बात करें, क्या लिखा है कि पूजा, प्रिया और प्रतिष्ठा 3 पार्टनर है 5:3:2 में। प्रिया रिटायर हुई और उसका शेयर प्रिया और प्रतिष्ठा ने 2:1 में ले लिया। न्यू रेशो पता करना है। सबसे पहले क्या निकालें? गेन। तो पूजा का गेन कितना आ जाएगा बेटा? 3/10 इंटू 2/3 और 3/10 इंटू 1/3, यही होगा ना? क्या हो जाएगा ये? 2/10 और 1/10। अब पूजा का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 5/10 प्लस 2/10, 7/10। और इसका क्या हो जाएगा प्रतिष्ठा का? 2/10 प्लस 1/10, 3/10, 7:3। कोई दिक्कत है यहां तक? अशोक, अनिल और अजय 3 पार्टनर है 1/2, 3/10 और 1/5 में। अनिल रिटायर हो गया और अशोक और अजय ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशो क्या होगा? 3:2। क्या पूछा है? गेनिंग रेशो। सिंपल सा क्वेश्चन है। अशोक का ओल्ड शेयर क्या है बेटा? 3/5, और सॉरी न्यू शेयर क्या है? 3/5, और ओल्ड शेयर क्या था? 1/2। अजय का न्यू शेयर क्या है? 2/5, और अजय का ओल्ड शेयर क्या था? 1/5। यहां पर एलसीएम आएगा 10, तो 6 माइनस 5, 1/10। यहां पर 1/5, 10 बनाने के लिए 2/2, 2/10। गेन रेशो हो गया 1:2। सही है ना? बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चल देन, थैंक यू क्लास।